नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा चुनावी डिबेट शो हकदार कौन बिहार। आज हम मुंगेर जिले के रतनपुर मैदान से हैं, जहां बिहार के जुड़े सबसे बड़ी अहम मुद्दा रोजगार और शिक्षा पर होगी सीधी बहस। आज हम पूछेंगे इन सभी प्रवक्ताओं से कि बिहार के युवाओं का रोजगार और किसानों का असली हकदार कौन है। आज इसी के सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं समाज से कुछ कार्यकर्ता एवं समाज से पार्टियों के प्रवक्ता। आइए एक एक कर सभी प्रवक्ताओं का परिचय मैं अपने शब्दों से एक बार बखान कर देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ है सत्ता पक्ष के सत्ताधारी प्रवक्ता बीजेपी, जो कि सत्ता की नीतियों का बचाव करेंगे। वहीं दूसरा है विपक्ष के प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, जो कि सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। तीसरा है शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के बीच की कड़ी पर अपने विचार रखेंगे। चौथा है स्थानीय युवा प्रतिनिधि, जो बेरोजगारी और पलायन की वास्तविकता बताएंगे। और लास्ट है एनजीओ सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि। इन सभी के शब्दों से जानेंगे इनका परिचय। सर्वप्रथम मैं स्पेशल इंडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक देहात में एक हमारे जैसे गांव में आकर लोगों की भावनाओं को सामने रखने का प्रयास किया है। इसके लिए कोटि सा धन्यवाद। जहां तक मेरा परिचय की बात है, आप लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमोद कुमार सिंह है, मेरा घर इटहरी है और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, शिक्षा जगत पर ही कार्य कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मुझे भी दो शब्द डिबेट पर बोलने का मौका मिला, इसलिए पुनः मैं इस चैनल को धन्यवाद। मैं उमाशंकर कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक किला प्रकोष्ठ, मेरा घर इटहरी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंदन कुमार और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और वैसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता है नहीं, लेकिन जब यहाँ मैं रिटायर्ड होके आया ना, तो हमको बहुत कुछ यहाँ सुनने के लिए मिला, देखने के लिए मिला, जो कि हमको लग नहीं रहा है कि वो चीज होना चाहिए समाज में। चाहे पार्टी कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं, जो काम कर रहा है पार्टी वही अच्छी होनी चाहिए, चाहे इंडिया की बात हो चाहे बिहार की बात हो। और रहा बात बिहार के हक और अधिकार की, तो वो तो बाद में थोड़ी देर के बाद होगा ही। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ राज है और मैं यहाँ इटहरी के एक युवा प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। और मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं, और यदि सत्तारूढ़ पार्टी कुछ गलत कर रही है तो मैं उसका विरोध भी करता हूं, और अपोजिशन अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन भी करता हूं। नमस्ते सभी को। मैं इंडिया न्यूज जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे बात रखने का मौका मिलेगा। मैं एक सेवा भारत संस्था है, मैं उसमें काम करती हूँ, जो महिलाओं के हक के लिए काम करती है और जो युवाओं हैं उनके अधिकारों के लिए काम करती है। धन्यवाद। बिहार के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, यहां तक कि विदेश भी जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि सरकार जितने भी नौकरी के वादे किए थे, कितनी नौकरियां धरातल पर दी गई बिहार के युवाओं को, या फिर बिहार अपने ही युवाओं को नौकरी देने में नाकाम है। आपसे मेरा प्रश्न है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से। बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात सबसे पहला मुद्दा नौकरी का, चूंकि जब हमारी सरकार सत्ता संभाली तो उस दशक से पहले, जब 2005 से पहले बिहार की स्थिति
और 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार, तो हर युवाओं को नौकरी, हर बेरोजगार को रोजगार। आप देख लीजिए कि हम 15 बरस में 2005 से 2025 तक में हम लाखों युवाओं को नौकरी दिए हैं और दे ही रहे हैं हर माध्यम से। कभी बिल्कुल नौकरी देने में हमारी सरकार सफल है, युवाओं को रोजगार देने में सफल है। अभी तक में 5 साल में 2020 से 25 में करीब 80,000 युवाओं को रोजगार, चूंकि हर 3 माह में एक बार रोजगार मेला लगाया जाता है, चूंकि युवाओं को रोजगार मिले। हर युवा नौकरी कर नहीं सकते, हर युवा को नौकरी कोई भी सरकार दे नहीं सकती है, लेकिन जिस युवा में नौकरी लेने की क्षमता है वह नौकरी ले रही है। बाकी हर प्रकार से उन लोगों को रोजगार देने का काम हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष की जो प्रवक्ता है, सत्ता पक्ष की आपने बात सुना होगा, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। उनकी बात तो सीधे तौर पर मैं खंडन करता हूँ, इसमें कोई मैं दो राय रखना ही नहीं चाहता हूँ। वजह ये जो बोले वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमको पता है। एक भी चीज अगर हुआ हो तो हमको पता है। नौकरी देने का वादा किया था, रोजगार देने का वादा किया था। अगर रोजगार होता तो आज वहां जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे बोल रहा है कि बिहार और यूपी सबसे ज्यादा मंत्री देने वाले, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले, वो ये नहीं बोल। क्यों नहीं? रोजगार कब खत्म? शिक्षा, आप मुर्दे पे कफन पे टैक्स लगा रहे हैं। कौन सा इसका बात करते हैं? एजुकेशन पे टैक्स लगा रहे हैं, स्लेट पेंसिल पे टैक्स लगा रहे हैं। कौन सा आप बड़ा काम कर रहे हैं? अरे पहले इस चीज को हटाइए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार गलत है या सही है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से महागठबंधन बहुत अच्छा काम कर रही है विपक्ष में रह करके। और बाकी जो पूछना है फिर जवाब दूंगा। आप इनके बातों से कितने इत्तेफाक हैं, सत्ता पक्ष की प्रवक्ता? जब किसी भी चीज का अध्ययन करना चाहिए। अभी वर्तमान में पुरुष युवा की बात तो बात ही है। हम महिला को स्वावलंबी बना रहे हैं। महिला को 10-10 हजार रुपया रोजगार के लिए, किसी तरह का रोजगार, बेरोजगार महिला ना हो, इसके लिए हम 10,000 रुपया उनको दे से शुरू कर दिए। भाई रहा युवा की बात, युवा आपको पता होना चाहिए कि अपने गांव से ही आप ले लीजिए कि कितना युवा का नौकरी लगा है नीतीश कुमार के राज्य में। भारतीय जनता पार्टी जब से एनडीए की सरकार बनी है, 80,000 बेरोजगार को रोजगार इस 5 वर्ष में देने का काम हम किए हैं। देख लीजिए उनका के। दूसरी बात, दावे करने से कुछ नहीं होता। 1 लाख दिखाइए, आप प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल, हम प्रूफ के साथ बोलते हैं। हम जो वादा किया था उसका प्रूफ है मेरे पास। यह देखिए प्रूफ लेके हम चलते हैं। अगर जो बोलेंगे, जितना हम करेंगे, जितना किए हैं उतना ही हम बोलेंगे। इनसे ज्यादा कुछ बोलने वाला हम पार्टी है ही नहीं। चलिए, आज के युवा से ही इन बातों की सच्चाई, कितनी बातों में इनकी सच्चाई है, आपने पक्ष का भी सुना, विपक्ष का भी सुना। आपकी क्या शब्द रहेंगे? सत्ता पक्ष से सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि सत्ता पक्ष से कि नौकरी देने का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी देना होता है? सबसे बड़ा सवाल पहले ये बताइए कि नौकरी देने का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी देना हुआ या प्राइवेट नौकरियां भी? दोनों। तो फिर आपके जो 80,000 रोजगारों की बात हो रही है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में बात हो रही है, ना कि प्राइवेट नौकरियों के बारे में। और जो बिहार के युवा हैं वो बाहर जाकर प्राइवेट कंपनीज में काम करता है, ना कि सरकारी कंपनीज में। जवाब। सब बात सही है। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि जो जिस योग्य है हमारे बिहार में युवा, उस तरह का उनको रोजगार मिल रहा है, उनको नौकरी मिल रहा है। और ना रोजगार देने में हमारी सरकार कसर कर रही है, ना नौकरी देने में कसर कर रही है। 2014 के बाद बिहार में कितनी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज आई हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, वो आप एक बार हमें गिना दिए।
यह आंकड़ा तो मेरे पास अभी बैठे ना है, लेकिन आंकड़ा भी आपको थोड़ा देर में हम दे देते हैं कि कितना 2014 से अभी 25 में 10 साल में हम कितना नौकरी और कितना रोजगार दिए हैं, तो धन्यवाद में हम बता देंगे। अब अभी हम लोग जिस इलाके में खड़े हैं, भागलपुर से बहुत सारी ट्रेन खुलती है दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, जिसमें से सबसे लोकप्रिय ट्रेन है भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। उसमें आज भी बिहार की युवा क्यों जा रहे हैं? जो आपके टॉयलेट है उसमें भी भर करके, अगर आपके द्वारा रोजगार दिया गया है तो किसी को भी अपने घर से दूर रहने की वो मन नहीं करता है। कोई भी अपना घर से दूर रहना नहीं चाहता है। मुझे अगर घर के बगल में 20,000 की नौकरी मिल रही है ना, तो मैं दिल्ली में 40,000 की नौकरी को लात मार के आऊंगा। देखिए, इसके लिए हमारी सरकार उद्योग लगा रही है, उद्योग लगाने का काम कर रही है। जो हमारी फैक्ट्री बंद थी बरौनी, इस सबको चालू करके रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और बाकी धीरे धीरे सरकार मेरी काम कर रही है, रोजगार मिलेगा। और 25 से 30 में जब मेरी सरकार बनेगी तो हम वादा करते हैं कि कम से कम मेरा बिहारी भाई दूसरा स्टेट जाएंगे काम करने के लिए। रही बात बिहार की जनसंख्या को देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरी चीज कि अगर रोजगार की बात हो, सबसे डेवलप गुजरात, क्या गुजरात का लोग बिहार में काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसका ऐसी रेशियो कोई बात बताइए, नहीं, लेकिन उसका रेशियो बताइए। बिहार के कितने युवा गुजरात में काम कर रहे हैं और गुजरात के कितने युवा बिहार में काम कर रहे हैं? इसके लिए उद्योग का व्यवस्था किया जा रहा है, कल कारखाना का व्यवस्था किया जा रहा है। सारी व्यवस्था आपको 5 साल में पूरा बिहार की व्यवस्था बिहार हो जाएगी। 2005 से आपकी सरकार बिहार में काम कर रही है। 2005 से 2025 20 साल मायने रखते हैं। किसी युवा से वृद्ध होने तक की अवस्था जो होती है वो 20 साल होती है। कोई युवा 18 साल में जवान होता है और 28 साल में उसका एज खत्म हो जाता है फॉर्म भरने का। 20 साल में ऐसा क्यों नहीं होता है जो आपको आगे 5 साल और चाहिए? और जो ये गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले मैं बता देता हूं, इंडिया से जो गरीब का पैसा, बैंक का पैसा जो लेके भागा है, वो 3 नाम गुजराती ही है। इसमें कोई गलत का टैक्स नहीं है। जानना चाह रहे हैं आप? नाम जान रहे हैं ना? जानना चाहते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, क्रिकेट का प्रेसिडेंट था कुछ दिन, वो काहे ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों गुजरात का, ठीक है गुजरात बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट ये भी तो देखिए गुजरात क्या कर रहा है। गोधरा कांड गुजरात में हुआ, वो हमारे मोदी जी के शासन में हुआ। क्यों हुआ? वही आज बिहार में करवाने का सोच रहे हैं। तो घोटाला पे जाइएगा तब तो फिर मेरे पास उजागर का झंडी है। गरीबी का बात हो रहा है, गरीबी का बात हो रहा है। यहाँ कोई घोटाला का नहीं हो रहा। होना चाहिए कि घोटाला किनके राज में हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, प्रधान में यही बता दीजिए। ये सवाल एक युवा सत्ता पक्ष और विपक्ष का हम लोगों ने सुना। अब जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं वो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा उनसे जानने का प्रयास करें। देखिए, रोजगार की जहां तक बात है, ये चुनाव का मौसम है। चुनाव में जैसे जनता को कुछ दे दिया जाता है कि आप बहाली निकाले, कुछ जनता तो करना ही है। जो पढ़े लिखे अच्छे परिश्रमी हैं वो सफल हुए, तो चुनाव को देखते हुए इनकी बहाली निकलती है, उसमें नियुक्ति दी जाती है। अगर आपने 2005 से लेकर 25 तक बिहार में शासन किया, अगर इस इतने वर्षों तक आपने शासन किया तो बिहार को आपने नहीं बना पाया, तो ये 5 साल में आप क्या करके रख दीजिएगा बिहार का? नहीं, इनको 45 साल दीजिए, इनको 45 साल दीजिए, वही बोल रहे हैं। आप अपनी बातों को अपने समय पे इसलिए यह मत बोलिए कि सरकार जो है कार्य करती है केवल अपने स्वार्थ में। वह स्वार्थ क्या है कि चुनावी वर्ष है, हमको वोट मिले। अभी कहे महिला को 10,000 दे रहे हैं, 10,000 अभी तक नहीं था नजर महिला पर। क्या महिला नहीं दिखाई दे रही है अभी तक? और
पुरुष को भी कहा है नीतीश सरकार ने कि हम जो ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, फॉर्म भरने के लिए 1,000 देंगे प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह 2 वर्ष तक। तो समझ लीजिए कि इतना हमारे बिहार के पुरुष को नपुंसक बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, नपुंसक करना चाहते हैं। अरे शिक्षा दो, शिक्षा देगा तो वह कुछ न कुछ देश के लिए करेगा, राज्य के लिए करेगा। शिक्षा वीर क्यों बनाना चाहते हो? जब तक शिक्षा है तो कोई भी राज्य या राष्ट्र जिंदा है। जिस दिन शिक्षा पर तुम कुठाराघात करोगे उस दिन वह राज्य या राष्ट्र मर जाएगा। क्यों 5 साल और क्यों? 5 से हमारे सर का आया क्वेश्चन कि 2005 से 2025 तक में, तो फिर 5 साल क्यों? 5 साल इसलिए कि जो बचा खुचा है वो बेच देना है, वो दिखाना है आपको, वो भी बेच देना है। वेट कीजिए, जरा वेट कीजिए और सुनिए हमारी बात को। चुपचाप ताली बजा सकते हैं। बात सुनिए, 2005 से, सब लोग ईमानदारी से बोलिएगा, 2005 से ताली बजा सकते हैं हम लोग। जब उस समय लालू प्रसाद जी का सरकार था तो आप लोग करेजे पर हाथ रख के बताइए शिक्षा का क्या हाल था। विद्यार्थी और टीचर के बदले कुत्ता रहता था टेबल ब्रेंच पर। अगर ब्रेंच था तो टेबल नहीं था, भवन था। महाशय सुना जाए, अगर आप चोर हैं तो दूसरे को भी चोर ही खोजते हैं क्या? बजा ताली। वेट कीजिए, जरा सुनिए सर, जिस तरह से ऐसा नहीं है। अगर मान लिए माननीय लालू प्रसाद ने कुछ नहीं किया है शिक्षा के लिए, तो क्या नीतीश कुमार कुछ करके रख दिए हैं जो हमारे समाज में शिक्षा की लौ जग रही है? जरा सुनिए, जिस तरह से हम सुने, आप एक मिनट मेरी बात को तो सुन लीजिए। बिल्कुल। 2005 के पहले शिक्षा चौपट हमारे ही गांव में स्कूल था। उसके बाद सरवाहा स्कूल लालू प्रसाद यादव खोलवाने का काम किया। कौन चरता, गैया कि चरवाहा? न गैया चरा न चरवाहा पढ़ा उसमें। बसिया में हुआ क्या, स्कूटर पे सब चारा चला गया। यही था लालू यादव का राज। यही बात हम कह रहे हैं कि एक चोर जो है दूसरे चोर को चोर कहने में बिहार पिछड़ा हुआ है, हमारा राष्ट्र पिछड़ा हुआ है। जब तक विकास नहीं होता है तब तक हम जनता प्रसन्न नहीं हो सकता है। जनता हर समय विकास को खोजता है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। 70 साल तो रहा सुशासन की बात। हम लोगों को आजादी भी 2014 के बाद मिला है, क्योंकि 70 साल में राम मंदिर सिर्फ नहीं बना था, बाकी इतने मेडिकल कॉलेज अरुण जेटली अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका लंदन पहुंचे थे। आज अगर वो राम मंदिर के जगह पे आज हमारे देश में अस्पताल बनता तो वो नहीं होता हमारे देश के लिए। 2005 के पहले न हमारी महिला बहन सुरक्षित थी, न रोड था न सड़क था। हथियार लेके खुलेआम मैदान में घूमते थे लोग। डर से 6 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था। वही नीतीश कुमार, वही नरेंद्र मोदी का राज है, सुरक्षित घूमते हैं। आज हमारी बहन बेटी बैग लटकाती है, पढ़ने के लिए जाती है। किसी माई का लाल को हिम्मत नहीं है कि आंख दिखा देगी हमारी बच्ची को, हमारी बहन को। अगर आंख दिखाएगा नीतीश कुमार के प्रशासन और शासन आंख निकाल लेगा। यही हमारी सरकार की प्रधानता है। तो उनको कौन हटाया? माननीय लालू प्रसाद यादव को। और कौन बनाया मुख्यमंत्री इसको? नीतीश कुमार। सर एक मिनट। निर्भया कांड भी इतनी सुरक्षित है हमारे देश में औरत। निर्भया कांड भी कांग्रेस के शासन में हुआ, बता दो। नहीं, हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी को कि आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? आपने लगभग सभी का बात सुना। नमस्ते सभी को। मैं रोजगार और शिक्षा पे कुछ कहना चाहती हूँ कि रोजगार और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है।
अगर रोजगार हमें करना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन हम रोजगार यहाँ पे नहीं मिलता है। प्रशिक्षण कर देने से सिर्फ रोजगार नहीं हो पाएगा। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, स्कूल में वो पढ़ाई भी करते हैं, कॉलेज भी करते हैं, लेकिन जो भाई का एक था ना कि वो ट्रेन भर के क्यों जाती है, वो हमारे ही गांव से बच्चे जाते हैं काम करने के लिए। तो वो काम अगर हमको यहाँ पे मिल जाएगा, हम किसी पार्टी से को नहीं जानते हैं, किसी पार्टी से हम नहीं है, लेकिन हम महिलाओं को, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको काम चाहिए, शिक्षा भी चाहिए उनको। वो शिक्षा और रोजगार उनको यहाँ पे मिल जाएगा तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में रहेंगे, हम अपने आसपास रहेंगे, और जो विकास होगा ना वो हमारे गांव का होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव का विकास होगा। जिन संस्थानों से आप बात करते हैं ना, कि हम अभी बोला ना कि रोजगार मेला लगाया जाता है, रोजगार मेला में कितना फॉर्म भराया जाता है? एक रोजगार मेला में करीब करीब 1500, 2000, 3000 फॉर्म भराया जाता है। क्या वो 3000 लोगों को रोजगार मिल जा रहा है? मिलता है? नहीं ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो काम खराब है या वो काम नहीं हो सकता है, लेकिन हम उस काम पे थोड़ा ध्यान दें ताकि जो रोजगार का काम है, जो शिक्षा का काम है, वो सब पूरा किया जा सके। अगर हम वो पूरा करेंगे तभी हम अपने नए लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती है, कोई नेता बुरा नहीं होता या अच्छा नहीं होता है। आज कोई एक काम अच्छा कर दिया, उसके लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर ये क्यों नहीं देखते हैं कि आखिर हमारे जब बिहार, एक बात बताइए, जो अभी बीजेपी या नीतीश कुमार का हितैषी बन रहे हैं, हमको सिर्फ ये बता दो, बिहार का ऐसा कौन सा 5 चीज जो पूरे भारतवर्ष को दिया है अकेला बिहार में, ये 5 चीज बता दो जो हितैषी है एनडीए और बीजेपी का। बताइए, मैं बताऊंगा 10 चीज बताऊंगा, लेकिन 5 चीज हमको चाहिए। हम आप पर आएंगे। सबसे पहले जनता, क्या आप कहना चाहते हैं? मेरा नाम अमूज कुमार है। कोई पार्टी खराब नहीं होता है, उसमें जितना भी जाता है ना नॉन मैट्रिक, वह जाएगा नॉन मैट्रिक, तो उसको ज्ञान कितना होगा? जब उसको ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा है ही नहीं, तो वह आगे विकास के बारे में क्या सोचेगा? जितना उसके पास बुद्धि है उतना सा ही काम करता है। जो जो पार्टी गया है जिस दल में, वह पता लगाइए कि उसका डिग्री क्या है, और उसका जब डिग्री कम रहेगा, पढ़ा लिखा कम रहेगा, तो उसका सोच कम रहेगा, कभी आगे विचार सोचने का उसमें क्षमता नहीं हो सकता है। आप उसको कितना भी 5 बार जिता दीजिए कि 18 बार जीत जाएगा, फिर भी वही का वही करता रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम निवास कुमार है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो जरा सुन लें। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है जो कि 20,000 रुपया में कोर्ट चापाकल में हैंडपंप बेचते हैं। यह कौन बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी, इसका जवाब दें। आपके पास जवाब है? जो बोल रहे हैं, आप तो कुछ ऐसा चीज लिख के दिए हैं कि पर्सनल कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको एक चीज तो बताना चाहूंगा, दूसरों को बताने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, ठीक है? मैं ये इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, बिहार का जहां तक बात है, यहाँ क्या पीछे लिखा हुआ है, बिहार पे किसका अधिकार, बिहार किसका, कौन हकदार, यही लिखा है। हमको पहले 5 गो दीजिए, हमको सब मानने के लिए तैयार हूँ। रहा बिहार पे अधिकार, बिहार का अधिकार 5 चीज ऐसा जो हिंदुस्तान को बिहार दिया है। तुरंत बता रहे हैं। यहाँ मूर्ख आदमी हमको पढ़ाएगा। बता रहे हैं, आप अपना शब्द पे रोक लगाएं। बता रहे हैं। पहले तो डिबेट पर बोलने का जी वाकई होना चाहिए कि डिबेट कैसे बोला जाता है। बोलते हैं आपको गुस्सा, ठीक है। हमको तो मैं थोड़ा तेज से बोलता हूँ, यही फर्क है, लेकिन बोल रहा हूँ कोई अभद्र भाषा नहीं बोल रहा। ठीक है। इनका सबसे पहले तो बिहार जो दिया भारत को, भारत ही नहीं पूरे विश्व को। अरे पहले भारत का बता दीजिए ना, उसके बाद विश्व का बताइएगा। पहले हम उनका 5 चीज भी पहले हम उनका सुन लें, फिर आप पर आते हैं। सबसे पहले जो बिहार राज किनका सत्ता से शासन था वो नहीं पता, लेकिन बिहार
और ये चल रहा है बिहार का भविष्य सुधारने, भविष्य बताने के लिए जनता को चले। चलिए, मेरा दूसरा सवाल है दीपक, आप लगातार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए अपना भी जनता को ठोस रोड मैप दिया है। सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं के लिए आपका असली प्लान क्या है? अगर मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए खड़ा होता ना, मैं किसी से वादा ही नहीं करता कि मैं, हमको 27 साल दीजिए, हमको 14 साल में करता है, इतना खड़ा होकर के। इसी से शायद सुनने वाली जनता भी समझ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ मैं इतना बोलता कि आप लोग इतना दिन तक तो देख लिए भारतवर्ष को, चाहे बिहार को, आपको मन है तो वोट दीजिए। मैं घूमता, भ्रमण भी करता, सब कुछ करता, पैदल यात्रा, फलना चिल्ला, जितना नेता नौकरचंकी होता है, लेकिन मैं एक बार भी ये नहीं बोलता कि वोट हमको चाहिए। स्थानीय युवा से जानेंगे। विपक्ष जो है वो 2014 से पहले सत्ता में था। उस टाइम पे 2008 से लेकर के 2011 तक में तकरीबन पूरा अंदाजा मुझे नहीं है, बट 56 या 58 घोटाले हुए हैं। और वो सब छोटे मोटे घोटाले नहीं थे। एक भी जो घोटाला है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ से कम का नहीं था। रीजन, अगर उतना पैसा नेता के पास आ रहा है तो उसको हम लोग जनता की सुविधा के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? नेता के जेब में क्यों जा रहा था? जवाब। आपका कहना यह है कि 2005 से पहले, 2014 से पहले, वो तो मैं एक बार बोल चुका हूं कि 2014 के बाद ही हमारे देश को आजादी मिली है, क्योंकि जिस दिन से तो इसका मतलब आप भी मानते हैं कि जो विपक्ष है वो घोटालेबाज था? नहीं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं 2014 में आजादी मिला? एक बात बताइए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट अपना 2000 का नोट चलाया हुआ 2 साल नहीं चला सका, वो हमारे देश को क्या चलाएगा? 2000 का नोट जनता की सुविधा के लिए लाया गया था। एक मिनट पहले मेरी बात शालीनता से सुनिए। मैं बता रहा हूँ क्यों बंद हुआ, उसके पीछे का रीजन है, इकोनॉमिक्स है, नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है। जिस टाइम पे नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे भारत में कैश की जरूरत थी, उसी टाइम पे डिजिटलाइजेशन लाया गया था। परंतु कैश की जरूरत कभी खत्म नहीं होती है, बट कम अमाउंट में ज्यादा पैसा हम लोग कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए 2000 रुपए लाया गया। और जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो फिर उसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया, एकदम से बंद नहीं किया गया। नोटबंदी क्यों हुआ, इसका जवाब दीजिए। आप सिर्फ एक बात का नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। 2016 में नोटबंदी हुई है। नोटबंदी होने के अगले दिन पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान है उसके आसपास के रीजन का एक आतंकवादी सुसाइड करता है। रीजन बोलिए, मैं समझ रहा हूँ। पाकिस्तान का तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया काला बाजारी के थ्रू भारत में आया हुआ था, जिसकी वजह से अगर नोटबंदी हुई है तो सारा पैसा जो है वो कागज के रूप में बैठ गया भारत में, जिसकी वजह से वहां पर वो सुसाइड किया गया है। और ये फैक्ट है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैं कोई जाकर के वहां पे चेक नहीं किया था, मैंने भी गूगल पे ही चेक किया है, बाकायदा न्यूज चैनल पे चेक किया है। नोटबंदी ये कह के नहीं किया गया था जो आप बता रहे हैं। नोटबंदी ब्लैक मनी को लाने के लिए बंद किया गया था। कश्मीर को खत्म, कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए नोटबंदी किया गया था। जब आतंकवादी सुसाइड कर रहा था आतंकवादी ने खत्म हुआ भैया। कैसे खत्म हो गया? युवा प्रतिनिधि, आपका जितना भी जवाब है उम्मीद करते हैं जो कि आज के जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। देखिए, नोटबंदी का मेन रूप से उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो तबाह कर रहा था, वहां राष्ट्रपति शासन जो लगा हुआ था, सरकार एक योजना बनाई थी कि उस राष्ट्रपति शासन को हटाया जाए। उसके लिए सबसे सटीक मार्ग इन्होंने दिया, मोदी सरकार ने, कि वहां आर्थिक स्थिति पहले उसका खराब कर दिया जाए। आर्थिक स्थिति जब किसी का डैमेज होता है स्वाभाविक है कि वह गिरेगा ही, इसलिए आर्थिक स्थिति वहां नोटबंदी के कारण लोगों के पॉकेट से, घरों से नोट निकल चुके थे, इसलिए वह जो है डैमेज हो गया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री योजना बनाए कि वहां से राष्ट्रपति शासन को हटाकर वहां चुनाव कराकर एक सरकार की गठन वहां भी कर दे, जिस पर कि मोदी सरकार ने विजय प्राप्त कर लिया है। इसके लिए
हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से वहां अपने सरकार को स्थापित किया। हालांकि बीच बीच में छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन उस पर भी इन्होंने अंकुश लगाने का प्रयत्न करते रहे हैं। युवा भाई, धन्यवाद। युवा भाई, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिला? जी, मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस हिसाब से जो प्लानिंग के तहत वो नोटबंदी लाई गई थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता पक्ष इस पे गर्व कर सकते हैं, हम लोग भी गर्व करते हैं। हाँ, गर्व की बात है, लेकिन ये गर्व की बात मुझे लगता है कि समाज में जो बेरोजगार लोग हैं, ऐसा थोड़ा है कि जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, उनका पेट कौन चलाएगा? ये भी तो सरकार को देखनी चाहिए कि केवल शिक्षित लोग ही भोजन करेंगे, जो अशिक्षित है उनको भोजन नहीं मिले। उसके लिए हमारे ऋषभ जी ने बताया कि विक्रमशिला में देखिए, या अन्य ट्रेन जो बंबई, दिल्ली, मद्रास जाती है, उसमें कोच के भर के जाता है कमाने के लिए। लेबर में किसी की हत्या हो जाती है वहां। ऐसे कार्य से सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में भी कल कारखाने, उद्योग की स्थापना हो। जो जैसे क्षमता के लोग हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको उसमें भी रोजगार मिले। झाड़ू लगाएगा, उसको झाड़ू लगाने का ही वेतन दिया जाएगा। कोई अगर शिक्षित है तो उसमें ऊंचे पद पर रहेंगे। यानी रोजगार के बिना अगर रहते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी हो, नीतीश कुमार हो, या आरजेडी हो, या अभी ये आए प्रशांत किशोर जी आए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे वादा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा है कि रोजगार जो दे उसी को अपना बहुमूल्य वोट दें, अन्यथा आप ऐसे लोगों को वोट देंगे तो वैसी ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। मेरा सत्ता पक्ष से दो सवाल है कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के हैं, वो इस देश की सत्ता पर पदासीन है। अब वो दो राज्य है, एक गुजरात, एक बिहार, ठीक है। गुजरात में पैसा लगाया जा रहा है, जितना बिहार का बजट है उतना सिर्फ एक कंपनी वहां की पर साल उसका टर्नओवर होता है, और उतना बिहार का पूरा बजट नहीं हो पाता है। रीजन, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी देश में बुलेट ट्रेन की योजना लाई जा रही है, मुंबई टू गुजरात, ठीक है। तो वो चीज बिहार और दिल्ली के बीच में क्यों नहीं लाई जा सकती, जबकि मुंबई और गुजरात के बीच का जो फ्लाइट का किराया है, एवरेज किराया, उससे लगभग 1.5 गुना किराया दे करके बिहारी जब छठ का टाइम होता है तो उस टाइम पे दिल्ली से बिहार आते हैं, और बिहार से दिल्ली चलने वाली फ्लाइट 26 पेखन मारती है, और 26 का 26 फ्लाइट फुल जाता है। आपका सवाल यही है कि बिहार में ट्रेन जो है क्यों नहीं, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं है? वहां पर ही क्यों स्टार्टिंग अगर हो रहा है तो वो गुजरात से क्यों हो रहा है, बिहार से क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब देंगे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता। सबसे पहले तो ये जो बात कर रहे थे, तो बात हुई कि 2005 और 2014 से 25, सबसे पहले तो बिहार जो हमको मिला पूरा खा ही मिला। जो कश्मीर में आतंकवाद था वह बिहार में नक्सली था, जो कि पूरे बिहार को जब हम 2005 में सत्ता संभाले तो वह खदा भरने में हमको समय लगा। जिसमें कि कहता था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह हम रोड बना देंगे, सब लोग जानते होंगे। लेकिन ओम पुरी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते कि ओम पुरी के गाल की तरह भी अगर बना दीजिएगा तो बिहार चलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ बिहार को लूटने का काम किए, घोटाला, हल्का तेरा, चारा, ऐसा सब काम किए। जब हमारी सरकार बनी तो स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा सब का विकास किए हैं। दूसरी चीज, आप ट्रेन की बात, ट्रेन हम लोग जो देख रहे थे 14 से पहले, जितना ट्रेन हमारे रूट में अब चल रही है इतना ट्रेन नहीं था। धीरे धीरे
बिहार का विकास हो रहा है, बिहार विकसित बिहार होने को चला है, पथ पर चल दिए हैं। और रही बात है, वो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे सत्ता क्यों, हम खुलेआम कहते हैं जनता के सहयोग और जनता के आशीर्वाद से 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज करेगी और सुंदर भारत, विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। ये आपका क्या टिप्पणी है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टिप्पणी यही है कि अगर इतना देशभक्त हमारे बीजेपी भाजपा हैं तो आजादी के 50 साल बाद तक आरएसएस संघ में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, उसको तिरंगे के नाम से नफरत क्यों थी? ये एक सवाल इनका पहले था, अभी मेरा दूसरा सवाल है। बोलिए बोलिए, आप अपना शब्द को खत्म कीजिए। बहुत देशभक्ति है ना, मैं यही पूछना चाहता हूँ क्यों, इसका क्या जवाब? इनको पता होना चाहिए, पहले संघ के बारे में पता होना चाहिए, संघ है क्या। अगर डिबेट पर बैठने से पहले संघ है क्या, संघ को जानना चाहिए। संघ में जाइए तो जानिए संघ को। संघ यही किया, भारतीय जनता पार्टी यही किया कि कांग्रेस जब आजादी, देश को आजादी हुआ तो देश बेचने का काम किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही लड़ाई लड़ता था जिसमें हमारे महान पुरुष वह लड़ाई में शहीद हो गए थे। एक 3 मांग था मेरा, एक निशान, भारत में 2 निशान क्यों, एक निशान, एक प्रधान, यह मेरा मांग था जो कि आज करके दिखाए। 370 हटाने का काम अगर कोई किया है तो भारत के माइकल कलेजा ठोके कहते हैं। जो 56 इंची का सीना कहता था वही 56 इंची का सीना वाला आज कश्मीर को स्वतंत्र किया। जो भारत में स्वतंत्र था, कांग्रेस के राज में गुलाम क्यों था, उसको आजादी अगर दिलाने का काम किया, भारत को पूर्ण आजादी, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। बोलिए। सत्ता दल के प्रवक्ता, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो युवा प्रतिनिधि का कहीं ना कहीं जो सवाल था वो शायद आपने आंसर अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि ये असंतुष्ट है आपके आंसर से। आप इसका वजह अगर जानना चाहते हैं तो मैं इनको माइक दे रहा हूं, आप क्यों असंतुष्ट हैं? आपने बोला कि इस रूट में ट्रेनें बहुत चली हैं, ठीक है, गुजरात में भी बहुत सारी नई ट्रेनें चली हैं। जब पटरियों का नवीनीकरण हुआ तो वहां पर भी नई ट्रेनें चली हैं, परंतु जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है तो वो वहीं पर क्यों एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? आएगा, अभी तो बंबई और गुजरात की बात है। क्यों दोनों का फ्लाइट धीरे धीरे पूरे भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी। धीरे धीरे क्यों, स्टार्टिंग वहां से क्यों नहीं, स्टार्टिंग वहीं से क्यों? 27 तक फिर दीजिए इनको, फिर अगला शासन, फिर 27 नहीं 30 तक फिर एनडीए सरकार बनेगी बिहार में। यह करेगा ठोक के कहते हैं, आपको पता नहीं है कि जनता क्या चाह रही है। तब तक आपको टाइम देते रहें। जनता वो कभी नहीं चाहेगी फिर वो जंगल राज आवे। बोलिए। सत्ता जो कह रहा है कि बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी, आगे आगे विकसित होगा, बुलेट ट्रेन चलेगी। पटरी है ही नहीं उस लायक, तो रेल कैसे चलेगी बुलेट ट्रेन? पहले पटरी की मरम्मतीकरण होगी, उसके बाद इसका बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा एनडीए सरकार की तरफ से। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम किसी के विषय में नहीं कहना चाहते, हम यह कहना चाहते हैं कि पार्टी जो, कोई पार्टी खराब नहीं होता। मोदी जी 36 इंची का सीना दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पार्टी में जो है ना, उसी के राज में मुखिया जी जीते हैं। अब मुखिया जी कितना रुपया घूस लेके कर रहे हैं, सरपंच कितना लेके कर रहे हैं, वार्ड कितना लेके कर रहे हैं। इसको पकड़िए नीचे का चोर को। कैसे सीमा 36 इंची हो जाएगी, 50 इंची हो जाएगा। जब नीचे का चोर पकड़ेगा तब ठीक होगा बिहार, ऐसे कभी नहीं बिहार सुधरेगा। मैम, आपने सभी का लगभग चारों प्रवक्ताओं को बात सुना, आप अपने शब्दों में क्या रखना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों की बात सही है, लेकिन जो मुद्दा है ना कि रोजगार कहाँ, जी वाकई है ना, रोजगार कहाँ, कब तक, ये हमें मिलना चाहिए और उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो 2 मुद्दे हैं हमारे की रोजगार और शिक्षा कहाँ है, तो वो हमें मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। थैंक यू। तीसरा सवाल शिक्षा विशेषज्ञ से,
सभी मानते हैं कि रोजगार का रास्ता शिक्षा से होकर ही जाता है, लेकिन क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि छात्र सीधे नौकरी पा सके? शिक्षा की क्वालिटी और रोजगार की कड़ी कहां टूट रही है? देखिए, शिक्षा के लिए सबसे पहला है कि योग्य शिक्षक होना चाहिए। किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सरकार के द्वारा या उनके दलालों के द्वारा कुछ घुसखोरी करके भ्रष्ट शिक्षकों को बहाल कर दिया जाता है, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण, एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अगर एक शिक्षक अगर हमारे समाज में गलत हो गया तो आने वाली पीढ़ी को नाश कर देगा। अगर एक डॉक्टर बर्बाद आ गया गड़बड़, तो वह समझिए कि वह एक पेशेंट या एक अति को मार सकता है। लेकिन एक शिक्षक की बहुत बड़ी महत्ता होती है। शिक्षक अगर आप खराब या जानकार विहीन शिक्षक को आपने बहाल कर लिया तो एक पीढ़ी को उन्होंने मार दिया, और वह पीढ़ी कुछ भी समाज के लिए नहीं कर सकती है। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज को ऊपर उठाने के लिए अगर शिक्षा नहीं है तो वह समाज जीवन में कदापि ऊपर नहीं जा सकता है। जब तक शिक्षा की लौ जलेगी तभी समाज ऊपर आ सकती है। इसलिए शिक्षा का हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। वो स्थानीय युवा प्रतिनिधि से है, तो आप अपना जरा सवाल सुनिएगा। आप जैसे हजारों युवा कहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पढ़ाई का स्तर या सरकार की नीतियां या फिर अवसरों की कमी? आपके द्वारा बताए गए तीनों रीजन ही सही है, परंतु इन सबके बाद भी चौथा रीजन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे पास जो शिक्षा दी जाती है ना, वो भेड़ चाल वाली दी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वही वाली पद्धति अभी तक चल रही है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा एक दो उदाहरण बताइए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या चाइना की भी है। हमारे लिए जनसंख्या एक प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए जनसंख्या एक समृद्धि का कारण हो गया। रीजन ये था कि हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ मार्क्स के लिए दी जाती है, नंबर्स के लिए दी जाती है। 100 में से कितने परसेंट आए तो बहुत अच्छा है बेटा, नहीं आया तो फिर लात मार के भगाओ। और दूसरी जगह चाइना का एक बच्चा है, उसको स्किल्ड जो शिक्षा है वो दी जाती है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में उसको निपुण बनाया जाता है, ना कि एक भेड़ चाल वाले मार्क्स के बेसिस पे उसको पढ़ाया जाता है। तो स्किल वाली जो रोजगार है, स्किल वाली जो शिक्षा है वो यहाँ पर स्कूलों के अंदर क्यों नहीं दी जा सकती? उसके लिए अलग से जो कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं वो पहले से डायरेक्ट स्कूलों में ही क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया गया? मेरा लास्ट सवाल एनजीओ सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि से, आप लगातार जमीनी स्तर पर जनता के बीच काम करते हैं। आपकी नजर में रोजगार और शिक्षा का असली तस्वीर क्या है? जनता सरकार और विपक्ष से सबसे बड़ी उम्मीद किस बात की करती है? रोजगार एक तो बड़ी मुद्दा है उन लोगों के लिए। हम पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं इस कार्य क्षेत्र में। 25 सालों से मुझे 2-3 चीजें बोलनी है। अभी जैसे एक भैया का सवाल था ना कि शिक्षा में हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो लायक नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर बनाया गया है पढ़ाई का, है ना। जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी है, उसके ऊपर में प्राइमरी स्कूल है, उसके ऊपर में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, ये सारे हैं हमारे पास में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है हमारे बीच में शिक्षा की। रोजगार की जहां तक बात करें तो रोजगार प्रशिक्षण बहुत सारे रोजगार का दिया जाता है, लेकिन धरातल पे वो प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद लोग जाएंगे कहाँ? उनके पास वो रोजगार है नहीं। हम किसी भी तरह का प्रशिक्षण का बात करें, कंप्यूटर का प्रशिक्षण का बात करें, कंप्यूटर का प्रशिक्षण एक बैच में 30-35 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन फिर वो कहाँ जाएंगे? काम के लिए वो कहाँ जाएंगे? वो किस काम से जुड़ करके वो कंप्यूटर की जो डिग्री है उससे वो रोजगार पा सकते हैं, ये उनको खुद पता नहीं है। इसलिए रोजगार भी है नहीं यहाँ पे, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सारे जो भी हमारे
बीच में प्रतिनिधि हैं उनको, और शिक्षा के विभाग में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे शिक्षित हो, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मेरा सभी प्रवक्ताओं से लगभग सवाल खत्म हो चुका है। अब हम डायरेक्ट जनता के पास आते हैं और जनता से पूछते हैं कि क्या लगता है कि सिर्फ सरकार रोजगार के लिए वादे कर रही है या फिर रोजगार भी जो है धरातल पर दी जा रही है? नहीं, ये तो सिर्फ है कि दे रही है थोड़ा बहुत। अभी जागरूक हुआ है सरकार, ये जागरूक पहले होता तो और बढ़िया होता। क्या कहना चाहिएगा कि सरकार रोजगार दे रही है या फिर धरातल पर? मैं स्पेशल इंडिया चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जितने भी आप लोग का प्रश्न हम सुने हैं अभी तक में, सभी प्रवक्ता को भी हम कहेंगे कि बिहार की राजनीति में शिक्षा हो या विकास हो, ये एकदम घटिया किस्म की है। हमारे बिहार की राजनीति इतना घटिया है कि जातिवाद और वंशवाद से जुड़ा हुआ है। ये जब तक समाप्त नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा, तब तक शिक्षा और विकास में कभी विकास नहीं हो पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी पार्टी है, अगर अपने मन में सही पार्टी को, सही नेता को चुने तो फिर बिहार की विकास होगी। ये जो बिहार की पलायन है ये बंद हो जाएगी, रोजगार ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन नेता ही गलत चुना जा रहा है, वंशवाद से जुड़ा बात और जातिवाद से बड़ा हुआ, इससे ऊपर हट करके जिस दिन से राजनीति बिहार में होना शुरू होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार सुधर जाएगी। मैं वशिष्ठ प्रसाद सिंह इटारी के द्वारा ये शब्द कह करके समाप्त करता हूं। अब मैं सभी प्रवक्ताओं से यह कहना चाहूंगा कि जनता कह रही है कि रोजगार चाहिए, सिर्फ वादे नहीं, लेकिन नेताओं की जुबान से वही पुराने जुमले सुनाई देते हैं। इनकी इस बात से कितने आप इत्तेफाक है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता? जो भी है, हम पहले भी कह चुके हैं कि रोजगार के लिए हम तत्पर हैं। हमको जब मिला राज्य तो पूरा खा ही मिला था, उसको भरते भरते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब रही बात सिर्फ रोजगार पर, अब जो हम सत्ता मांगेंगे टोटल रोजगार पर ही बात करेंगे। चूंकि शिक्षा की बात, जैसे हमारे सर बोल रहे थे, इतना अच्छा प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल 10+2 इतना अच्छा टीचर आए हैं। उस पर थोड़ा गार्जियन से भी आग्रह होगा कि उन पर ध्यान दें, बच्चों को स्कूल भेजें। प्राइवेट स्कूल से अच्छा हमारा सरकारी स्कूल अभी है और अच्छा पढ़ाई शिक्षा अच्छा दे रही है। और रही रोजगार की बात, तो अब रोजगार पर ही फोकस है, फोकस हो रहा है। अभी भी बोले हैं कि रोजगार मिल रहा है, रोजगार ही मिलेगा, रोजगार पर ही काम होगा। चलिए, अब मैं जितने भी प्रवक्ता है सभी को मैं एक का समय दूंगा कि मतलब समाज में आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना है और अपने अंतिम समय में अपनी वाणी को क्या रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरा शिक्षा विशेषज्ञ से। देखिए, ये सरकार शिक्षा की जो व्यवस्था की है यह थोड़ा लचर पचर है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रोजगार स्वयं उत्पन्न कर ले, जो शिक्षा ग्रहण करे वह रोजगार स्वयं उत्पन्न कर ले। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है A+B का होल स्क्वायर। A+B का होल स्क्वायर कहीं रोजगार में आता है क्या? इसलिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि वह स्वयं रोजगार को उत्पन्न करे। अगर सरकार फेल्योर हो जाए तो वह स्वयं कुछ बनाना जानता हो, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में, समाज में, प्रत्येक राज्य में, तभी हमारा देश विकास कर सकता है। मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, ये तो आप जान ही रहे हैं। जानते हैं हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ जब तक ड्यूटी में रहते थे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, चाहे बीजेपी कांग्रेस। लेकिन इस समाज में जब आए तो यहाँ पर हमको भी आप लोगों के साथ में रहने के लिए ये चीज बनना पड़ा, ये चीज सीखना पड़ा कि आज मेरा भी एक पार्टी है, चाहे ये पक्ष सत्ताधारी है, मैं विपक्ष का हूँ, लेकिन आज हमको ये मजबूरी है। लेकिन एक बात मैं तमाम आदमी से ये बोलना चाहूंगा, ये नेताओं के जुमले चलते रहेंगे, ये रोजगार पढ़ाई जैसा चल रहा है उसी तरह चलेगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन उसके वादे और बात के चक्कर में पड़कर हम अपना आपसी सौहार्द और आपसी भेद ये न बिगाड़ लें, अपना मन मुटाव न कर लें एक दूसरे से। देखिए, आज हम लोग संयोग से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज रंभारी सिंह दिनकर का जन्मोत्सव है और वो जो है एक संघर्षशील पुरुष थे।
1908 में उनका जन्म हुआ था। 2 वर्ष की अवस्था में उनके पिता स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनका लालन पालन करते हुए, शिक्षा दीक्षा देते हुए उनकी विधवा मां ने इतना दूर तक पहुंचा दिया कि आज संपूर्ण राष्ट्र उनको याद करता है। उनको एक उपाधि दी गई है, राष्ट्र कवि दिनकर। इसीलिए आज सिमरिया गांव आज उनके नाम से जाना जाता है, केवल उनके संघर्ष से। इसलिए मानव को सदैव सदैव संघर्षशील रहना चाहिए, परिश्रमशील रहना चाहिए। जो मानव जितना संघर्षशील, जितना परिश्रमशील होगा, वह मानव उतना आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अगर हमारे पास शिक्षा मिल रही है तो फिर उसको स्किल्ड रोजगार में हम लोग, स्किल्ड शिक्षा में हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। और अगर स्किल्ड हमें सिखाया जाता है तो उसके थ्रू हम लोगों को कोई हर कंपनी में जाकर के धक्के नहीं खाने पड़ते। अगर स्किल्ड है ना तो कंपनी खुद बुलाती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेगूसराय का एक लड़का जिसने कि गूगल की कंपनी को हैक किया, गूगल की वेबसाइट को, और गूगल उसको खुद यहाँ से बुला करके लेके गई, जबकि उसके पास कोई बीटेक की डिग्री नहीं है, कोई एमटेक की डिग्री नहीं है। तो स्किल बेस्ड अगर एजुकेशन होता है तो फिर हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि, आप क्या अपनी बातों को रखना? रोजगार और शिक्षा सरकार कितना ध्यान दे रही है, हमें भी अपने काम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये शिक्षा का, जब तक हम शिक्षा नहीं कर पाएंगे, शिक्षा को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम रोजगार को ले नहीं पाएंगे। तो शिक्षा और रोजगार एक दूसरे के पूरक है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, उस पर हमें जाना नहीं है, लेकिन हमें भी अपने बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो रोजगार पा सके और अपने घर चला सके। धन्यवाद। बहस गर्मा गर्म रही, सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां का बखान करते रहे, वहीं विपक्ष सवाल उठाते रहे। शिक्षा विशेषज्ञ जमीनी सच्चाई दिखाए, युवा प्रतिनिधि अपना पीड़ा साझा किए और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि जनता का आवाज उठाए। तो लेकिन सवाल अब भी वहीं पर अटका हुआ है कि बिहार के युवाओं और किसानों का असली हकदार कौन है। फैसला जनता आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।